नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे। आपका ब्रेन कंपटीशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी के लिए जो सीटेट और टेट में भाषा से संबंधित जो पेडागोजी आती है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत भाषा हो, जो भी भाषा हो उससे संबंधित जितने भी भाषा शिक्षण संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो भी आपके नोट्स से बनते हैं, वो आज आपके लिए लेकर आए हैं। आप चाहे हिंदी भाषा से संबंधित चाहे शिक्षण विधियाँ हों, चाहे अंग्रेजी भाषा से संबंधित हों, चाहे संस्कृत भाषा से संबंधित हों, वैसे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप संस्कृत भाषा का पेपर दे रहे होंगे तो वो प्रश्न संस्कृत भाषा में होंगे, अंग्रेजी भाषा का दे रहे होंगे तो अंग्रेजी भाषा में होंगे, हिंदी का हिंदी भाषा में होंगे। बस अंतर सिर्फ इतना ही रहता है। बाकी सारी शिक्षण विधियाँ जो हैं सभी भाषाओं के लिए एक जैसी हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत भाषा हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सीधे विषय पर आते हैं और ये हिंदी भाषा से संबंधित है भाषा शिक्षण विधियाँ, जिसमें हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें भाषा बालक एवं भाषा शिक्षण। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम भाषा शब्द की चर्चा करते हैं कि भाषा क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी गई है वो भाष धातु से। आप यहाँ देख रहे होंगे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। ये भाष शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना। भाषा और विचार अगर हम दोनों की बात करें तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम वाचक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम जो भी बोलते हैं वो सारी ध्वनियाँ कहलाती हैं और अपने विचारों को किसी ध्वनि के माध्यम से, किसी ध्वन्यात्मक वर्णों के माध्यम से अगर हम उन्हें प्रकट करें तो वो कहलाती है भाषा। भाषा के संबंध में प्रमुख शिक्षाविद ने जो परिभाषाएँ दी हुई हैं, जिसमें आपके पहले शिक्षाविद आते हैं, एक शिक्षाविद हैं आपके इसमें प्लूटो। तो प्लूटो ने कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी कि इसका मतलब अगर सीधा सीधा ये निकालें तो विचार और भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर ना बताते हुए प्लेटो महोदय ने केवल इतना कहा कि विचार आत्मा की जो मूक भाषा है, अध्वन्यात्मक मतलब जिसे हम प्रकट ना कर सकें ध्वनि के माध्यम से, एक ऐसी बातचीत है और जब वह बातचीत ध्वनि के रूप में प्रकट होकर हमारे होठों तक आ जाए और होठों द्वारा वो ध्वनि प्रकट हो जाए तो उन विचारों को ही उन्होंने भाषा संज्ञा दी। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं स्वीट। तो स्वीट ने भी यही कहा है, प्लेटो की बात का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लैक तथा ट्रेगर ने भी कहा है, भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का यंत्र है जिसके द्वारा सामाजिक समूह सहयोग करता है। बाबूराम सक्सेना महोदय एक प्रमुख शिक्षाविद हुए जिन्होंने कहा है, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं।
जिसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों का विनिमय यानी कि एक दूसरे से जहाँ आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, तो उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को उन्होंने भाषा कहा। वैयक्तिक विविधता के चलते समाज में चलने वाली भाषा के कई रूप हो सकते हैं। इसके विभिन्न रूपों में प्रमुख अंतर करना केवल व्यवहार के क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। जैसे कि भाषा को यदि देखा जाए तो प्रमुखतः 3 वर्गों में बांटा गया। जैसे एक आपकी आती है बोली। तो बोली जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे ध्वनि, और ध्वनि बोलना यह ध्वनि के अंतर्गत ही है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई। यदि बोली शब्द पर अगर हम चर्चा करें, केवल बोली पर ही बात करें अगर, तो इसका संबंध केवल जो ग्राम मंडल हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं या जो सीमित क्षेत्र हैं, उनमें जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो बोली तक सीमित रह जाती है। यह एक हमारी व्यक्तिगत बोलचाल की प्रधानता होती है इसमें, यानी कि हम जैसे अपने लहजे में या जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो बोली कहलाती है। यह देशज और घरेलू शब्दावली की बहुलता आती है इसमें, यानी कि हम जो भी जैसे बातचीत करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे देशज शब्द मिलते हैं, या जो हम घरेलू बातचीत जो करते हैं वो शब्दावली हमारे अक्सर बातचीत में प्रयुक्त होती है। और इसमें अगर देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ यानी कि दोष पाए जाते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है विभाषा। विभाषा बोली की अपेक्षा विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यह एक गांव क्षेत्र तक सीमित न रह करके एक प्रांत या एक उप प्रांत तक सीमित हो जाती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो बोली है उसमें साहित्यिक रचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। अब यदि हम बात करें केवल और केवल भाषा की, भाषा की केवल अगर हम बात करें तो भाषा एक परिनिष्ठित आदर्श रूप की भाषा है। यह विभाषा की एक विकसित स्थिति है। यह राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा की अगर हम केवल बात करें तो राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की हिंदी राजभाषा मानी गई है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं देखने को मिलती हैं और राष्ट्रभाषा का दर्जा सभी भाषाओं को नहीं दिया गया। तो हिंदी एक भारत की प्रमुख भाषा मानी गई है, इसलिए भारत की राजभाषा हिंदी मानी गई। भाषा का महत्व की अगर हम बात करें, भाषा के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि भाषा कैसे साधन के रूप में सहायक हो सकती है। तो अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में सहायक होती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में सहायक है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में सहायक है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक है। भाषा के यहाँ अनेक रूप भी देखने को मिलते हैं। जैसे भाषा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा के अनेक रूप हैं। यहाँ केवल हम आपको भाषा के केवल दो रूपों का वर्णन करते हैं। जैसे पहली आपकी आती है मातृभाषा। मातृभाषा से मतलब होता है कि माँ से ग्रहण की गई भाषा। माँ से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह भाषा का पहला रूप माना जाता है। बेलार्ड महोदय ने घर की बोली को माता की भाषा एवं समाज द्वारा जो स्वीकृत भाषा है उसे मातृभाषा कहा। गांधी जी ने माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं
उनके और पाठशाला के बीच जो संबंध होना चाहिए वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। यह बात गांधी जी ने स्पष्ट करके कहा है और उन्होंने ये अपनी भाषा सन 1917 में दी है। उन्होंने भाषा की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मधुर शब्द बालक में मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो संबंध होना चाहिए वो विदेशी भाषा के माध्यम से अक्सर शिक्षा देने में टूट जाते हैं। रायबर्न महोदय ने भी अपना विचार जो दिया है भाषा के संबंध में, मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन एवं स्रोत है, भावों और अभिरुचियों का परिचालक है तथा सृजनात्मक शक्तियों का साधन है। मातृभाषा के अतिरिक्त जो भाषा का दूसरा रूप है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा। तो हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं और राष्ट्रभाषा एक उसे भी कह सकते हैं जो हमारे राजकाज के सभी कार्यों प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। और अनेक राज्यों में कई प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं और जो बोली होती है वो तो कई क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो बोली, विभाषा, भाषा तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। बोली जो होती है वो गांव, क्षेत्र, देहात, सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहती है। विभाषा अपने प्रांत तक। और विभाषा का एक विस्तार रूप है, उसमें अनेक साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती हैं और भाषा को टकसाली भाषा भी माना गया। भाषा के अगली जैसे टॉपिक पर हम चर्चा करें तो भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता है। भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो बालक की भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थित स्वीकारित ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके निम्न कारण हैं, जैसे पहला आपका आता है ज्ञानात्मक कारण। ज्ञानात्मक कारण में जैसे भाषा शिक्षण भाषिक तत्वों और साहित्य प्रवृत्तियों का बोध कराना है। भाषा शिक्षण द्वारा विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्य प्रवृत्तियों का बोध कराना होता है। जो इसका दूसरा कारण है कौशलात्मक कारण। इसमें भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल बतलाए गए। इसमें पहला आपका आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनमें जो आपका पहला आता है, पहले नंबर पर सुनना, दूसरे नंबर पर बोलना, तीसरे पर पढ़ना और चौथे पर लिखना। ये 4 कौशल भाषा के माने गए हैं। जैसे हम LSRW भी कहते हैं। इसमें आपका प्रश्न भी आता है कि भाषा कौशल में प्रथम कौशल कौन सा है। तो सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। यह एक प्रकार से प्रश्न इसमें ऐसे बनता है कि भाषा कौशल के या भाषा शिक्षण के कौशल के इनका क्रम क्या होना चाहिए। तो क्रम हो सकता है आपको पहले विकल्प में दें LSRW, दूसरे में दें SLRW या अगला विकल्प हो आपका RWSL। तो जिस विकल्प में आपको LSRW मिले हमें विकल्प वही चुनना है, क्योंकि पहले नंबर पर लिसन, स्पीच, रीडिंग और राइटिंग ये 4 प्रमुख कौशल माने गए हैं। जिसमें पहले नंबर पर सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना, ये 4 प्रमुख कौशल माने जाते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा कारण है, इसका जो तीसरा कारण है रसात्मकता। रसात्मकता से मतलब है कि विभिन्न साहित्यिक रचनाओं के रसास्वादन के लिए लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों के रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक होता है। यानी कि हमारी जो जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं, चाहे वो गद्य विधा हो चाहे पद्य विधा हो, पद्य विधाओं में जैसे काव्य की रचनाएं जितनी मिलती हैं उसमें रस, काव्य, सौंदर्य, अलंकार इसका विशेष योगदान रहता है। तो उसमें भी जो हमारे विचार, जो भाव हैं, उसमें भाषा शिक्षण का एक विशेष ही महत्व रहता है, विशेष आवश्यक तत्व रहता है। इसका जो चौथा विकल्प आता है, चौथा कारण है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से मतलब है, इससे ये आशय निकलता है कि भाषा शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मकता,
लेखन कार्य में मौलिकता, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी रचनाएं लिखते हैं, या गद्य शिक्षण हो चाहे पद्य शिक्षण हो, जो भी हम कार्य करते हैं वो रचनाओं से संबंधित होता है। और जो हमारा अगर मस्तिष्क मानसिक विकास है, सृजनात्मकशील है, सृजनशील है, तो ये इसमें भी भाषा शिक्षण का एक विशेष योगदान रहता है। इसके बाद अगला तथ्य इसका देखने को मिलता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में कुछ मनोवैज्ञानिक हुए। भाषा के संबंध में 3 मनोवैज्ञानिक प्रमुख माने गए: जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। तो जिसमें आपके जो पहले हम आपके मनोवैज्ञानिक लेके चलते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने, इनके अनुसार जो है, इन्होंने बालक के भाषा सीखने में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान माना। संज्ञानात्मक विकास से मतलब ये होता है कि तर्क करना, चिंतन करना, विचार करना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होती हैं। तो बालक के भाषा सीखने में संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावी होती है। और ये जो चरण है संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों से होकर गुजरता है। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम इनकी अवस्थाएं माने तो इन्होंने प्रमुख 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक संवेदी गामक अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी। इस अवस्था में बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, यानी कि वस्तुओं के नाम से ना बुला करके उनको किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से, जैसे पानी को किसी अन्य चिन्ह का रूप दे करके अपनी माता से मांगता है, या अन्य कोई अमुक वस्तु का अमुक चिन्ह दे करके, जैसे केवल उसके घर परिवार के सगे संबंधी ही उस बालक के चिन्हों को पहचानते हैं। तो इस प्रकार से बालक इस अवस्था में वस्तुओं को नाम से ना बुला करके चिन्हों को प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो वो अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। और उन्होंने जीन पियाजे ने इस अवस्था को 0 से 2 वर्ष की अवस्था में माना। दूसरी अवस्था आपकी इसमें आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष, या हम कह सकते हैं 2 से 7 वर्ष, क्योंकि 0 से 2 वर्ष तो आपकी हो जाती है संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है। और जीन पियाजे ने इस भाषा को बालक की अहम केंद्रित भाषा माना, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्वयं से बातचीत करता है और एक टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है। और इसलिए इन्होंने बालक की इस भाषा को अहम केंद्रित भाषा कहा। यह जो पूरा प्रतिफल है ये अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, फिर भी वो इस अवस्था में अपने भावों, विचारों, तर्क, चिंतन, विचार, सृजन, कल्पना आदि करने में थोड़ा थोड़ा सक्षम होने लगता है, लेकिन परिपक्व नहीं होता है। इसलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने बालक भाषा की सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। नोम चॉम्स्की ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने उसमें कहा है कि बालक जो पैदा होता है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, जिसे चॉम्स्की ने लैड नाम दिया। लैड का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस। इसका इन्होंने इसके संक्रमण काल का जीवन के प्रथम 5 वर्षों में माना, यानी कि LAD का संक्रमण काल जीवन के पहले 5 वर्षों में होता है। और इसकी अवधारणा चॉम्स्की द्वारा 1960 के दशक में प्रस्तावित की गई। इसमें इन्होंने कहा है, LAD की अवधारणा में इन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि बालक सहज रूप से और अपने जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, जो भाषा सीखने में सहायक होता है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने
कहा है कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से भाषा सीखता है। यानी कि अगर हम इनकी परिभाषा को थोड़ा अगर और स्पष्ट रूप से कहें कि बालक अपने परिवेश से यानी कि अपने परिवार से, अपने समाज से अंतःक्रिया करते हुए उनके द्वारा अनुकरण से भाषा सीखता है। यानी कि अब उसके घर के माँ, पिता, भाई, बहन, उनके बड़े जो भी जैसी अंतःक्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो बोलते हैं, उनका वो अनुकरण करते हुए सीखता जाता है। और इन्होंने इस भाषा को निजी भाषा नाम दिया और पियाजे की जो अहम केंद्रित भाषा थी उसी को उन्होंने निजी भाषा नाम दिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निजी भाषा जो होती है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जिस कारण लेव वाइगोत्स्की ने पियाजे के अहम केंद्रित भाषा को निजी भाषा नाम देते हुए इस बात का समर्थन किया कि निजी भाषा यानी कि बालक की स्वयं की भाषा उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। इससे संबंधित आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो CTET में आए हुए भी हैं, जिसमें और ये इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं? पहला विकल्प आता है, भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। तीसरा विकल्प है, बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाते हैं। चौथा विकल्प है, व्याकरण के नियम सीखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि प्लेटो के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प आता है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार और भाषा में कोई संबंध नहीं है। विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। केवल विचार ही महत्वपूर्ण भाषा है, भाषा नहीं। तो इस तरह से ये इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर पूरी वीडियो देखने के उपरांत आपको इनमें मिलेंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।